आज इजराइल ने 250 से ऊपर गाजा में फिलिस्तीनी सिविलियंस की सरेआम दुनिया के सामने हत्या की है। उसमें 80% औरतें और बच्चे हैं। मेरे एक्स हैंडल पे लगातार वो वीडियोस चल रहे हैं। बहुत बड़ी घटना। और उसके साथ साथ आज एक नई चीज की, जब सिविलियंस पे बम्बार्डमेंट किया है, वहां पर सिविल डिफेंस क्रूज जो कि बचाने के लिए पहुंच रहे हैं, तो उनके भी रास्ते में बम गिरा रहे हैं। ये पहली बार हुआ है कि मतलब जैसे कोई आर्मी होती है, आर्मी के सप्लाई लाइंस को काट दिया जाता है, हमला होता है, फिर कोई उसकी हेल्प को ना आए, उसकी सप्लाई लाइंस को काट देते हैं। जो हमास ने इजराइल के खिलाफ करना इधर शुरू किया है, वो इजराइल फिलिस्तीनी सिविलियंस के खिलाफ कर रहा है। और इतना ज्यादा हुआ है कत्लेआम, आप विश्वास नहीं करें। जबलिया में, खान यूनिस में परिवार के परिवार साफ हो गए। पूरा कोई भी दुनिया में खड़ा नहीं हो रहा है, सिवाय ईरान के, सिवाय हिजबुल्लाह के, सिवाय यमन के। कोई खड़ा नहीं हो रहा है। और इराक का रेजिस्टेंस, कोई खड़ा नहीं हो रहा है। चाइना, रशिया तो खैर ईरान के साथ हैं, लेकिन उनमें उसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसको ईरान वर्कआउट कर रहा है। आज का जो एपिसोड है 16/5/2025, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें कई तरह से हम विषय को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि लोग सवाल पूछते हैं कि जब इतने बड़ी संख्या में नरसंहार हो रहा है एक एक दिन में 250, जो कि पिछले कई महीनों में नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब देखिए, क्या मैं आपको बताता हूं। अभी ट्रंप मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया के दौरे पे था। उसने कतार ने उसको $400 मिलियन का हवाई जहाज भेंट किया, जिसको वो अजीब तरीके से कुछ, क्योंकि लीगली यूएस का प्रेसिडेंट $400 मिलियन की एक रिश्वत नहीं ले सकता है, एक रिश्वत है ये। तो उसको वो घुमा फिरा के अपने पर्सनल उसमें वो ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है। बड़ी अजीब सी चीजें होने वाली है। उसके बाद ट्रंप ने जो सीरिया और लेबनान है, वो एक तरह से सऊदी अरेबिया के हाथों में दे दिया है। लेकिन सऊदी अरेबिया ने वहीं पर शर्त जो लगाई कि गाजा में कुछ करो, तो उस पर ट्रंप बोला है कि गाजा में हम देखिए कुछ जल्दी करेंगे, हम मई के या जून तक, उसने कहा नेक्स्ट मंथ। बहुत अच्छी खबर गाजा के लिए आने वाली है। उसके बाद 30 डेमोक्रेटिक सेनेटर्स, यानी जो अमेरिका के सेनेटर्स हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के विपक्ष के, उन्होंने पहली बार, क्योंकि आप तो जानते हैं अमेरिका में चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी हो चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो, सभी ज़ायनिस्ट लॉबी के अंगूठे के नीचे हैं, उनके तलवे के नीचे हैं। लेकिन फिर भी 30 डेमोक्रेटिक पार्टी के सेनेटर्स का आज खुलेआम बयान देना कि अब जो इजराइल कर रहा है वो सारी उसने सीमाएं लांघ ली है, अब उसको रोकना होगा। ये 30 डेमोक्रेटिक सेनेटर्स कह रहे हैं, और ये 30 के 30 एपेक के पेरोल पे हैं। ये पूरी तरह से यहूदी लॉबी के कब्जे में, फिर भी ये कह रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत गंभीर स्थिति है। इसका मतलब है कि नेतन्याहू एकदम डेस्परेट हो गया है। उसको लग रहा है कि अब ट्रंप हमास से सीधे बातचीत करके एक समझौते की तरफ जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो हुआ है आज वो अप्रत्याशित है। वो हम उसको बताना हमारा फर्ज है, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है। कोई ये नहीं लिखेगा कि हम इससे दुखी हैं और ये हैं और हम मायूस हैं। क्यों मायूस हो? मायूस होने की क्या बात है? कल कुछ लोगों ने लिखा, यहां पर हम बताते बताते थक गए कि अल्जीरियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में करीब 20 लाख लोग मारे गए, वियतनाम में 30 लाख लोग मारे गए। कितने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऐसी होती है? 1857 में 1 करोड़ मारे गए। अगर वो इतने साल पहले था, आपके सबके पूर्वज मारे गए उनको, लेकिन वो मेमोरी नहीं है, क्योंकि जो जनरेशंस बात की थी उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने याद भी नहीं रखा। अब ये एक अलग समस्या है जिसको हम भारत के स्तर पे हम उसको टैकल करेंगे। मंगल पांडे सेना और किसी आदमी ने यह भी लिखा ये कल कि हम आपका व्हाट्सएप चैनल देखेंगे। व्हाट्सएप चैनल अभी बंद रहा है, और ज्यादा हम सबसे उकसाव नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो होने जा रहा है वो किसी की समझ के बाहर है। ब्राह्मणों की सेना जब मुसलमानों को प्रोटेक्ट करेगी और 1857 की स्पिरिट वापस लाएगी, हक्के बक्के तुम लोग रह जाओगे। और यहां पर हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने एंटिसिपेट किया था। कोई नहीं समझ रहा था कि मोदी जीतेगा, हमने कहा था मोदी जीतेगा, क्योंकि कांग्रेस और जो सेक्युलर ऑपोजिशन है खत्म हो गया है। और आज भी वो सच्चाई है, ये सब खत्म हो गए हैं। इनका कोई मॉरल वैल्यू नहीं है। इन्होंने इतने बुरे बुरे काम पहले किए हैं। अभी जो नेता हैं अच्छे हैं बुरे हैं वो अलग सवाल है, लेकिन इतिहास ऐसी चीज है जिससे आप छेड़ नहीं सकते। इतिहास को आप खेल नहीं सकते। इतिहास से, इतिहास
आपके ऊपर आएगा और इतिहास में जो चीजें हो चुकी हैं वो बार बार आएंगी और वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। इसीलिए एक तीसरी पार्टी की जरूरत है, जो हमारी पार्टी राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल, मंगल पांडे सेना, और उत्तर प्रदेश में उसकी शुरुआत होगी। 2027 के चुनाव में तो खैर हम सफलता हासिल करेंगे, उसके पहले हमारा आंदोलन आपको दिखाई पड़ जाएगा चंद महीनों में। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको गाजा को समझना है, आपको हमास को समझना है। हमास ने जो भयंकर लड़ाई लड़ी है, खासतौर पे 17 अप्रैल के बाद, उसको लेके इजरायली क्या कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद जो सल्फित में घटना घटी है और उसमें इजराइल 3 दिन हो गए, कभी भी ऐसे जो अटैक होता था, जो एक अकेला कोई रेजिस्टेंस फाइटर या कोई फिलिस्तीनी युवा अपने बल पे अकेला अटैक करता था, जिसको लोन वुल्फ अटैक कहते हैं, उसमें इजराइल तुरंत ढूंढ के तुरंत मारता था। ये पहली बार हो गया, 3 दिन हो गए हैं, इजराइल को कुछ हवा ही नहीं है, उसको समझ ही में नहीं आ रहा है क्या हो गया है। ये जो देखिए पूरी एक स्थिति है। अब आप देखिए इसमें जो वेस्ट बैंक में भी जो हुआ, अब सल्फित में इजराइल पगलाया हुआ, वहां भी वो कत्लेआम नहीं कर रहा है, लेकिन लगातार लोगों को पकड़ना, परेशान करना, ये करना। लेकिन देर इस्तिया में सल्फित में जो पूरी घटना घटी और जिस तरह से इजरायली सेटलर मारी गई, एक्चुअली महिला थी वो, और उसका, लेकिन मैंने आपसे कहा कि सेटलर्स जो है वो पैरामिलिट्री है, उस महिला के पास भी हथियार निकले, बताइए, जो मारी गई। सब लोग यहां खूनी हो गए। पूरा का पूरा इजराइल के 70 लाख लोगों में से कम 25 से 30 लाख खून के प्यासे उन लोगों ने कर दिया। अब वो तो दुश्मन है ही ना। तो ये देखिए, ये केवल 2 सेनाओं की लड़ाई नहीं है, केवल हमास और आईडीएफ की लड़ाई नहीं है, ये 2 समाजों की लड़ाई है, फिलिस्तीनी समाज और इजरायली समाज। इसमें धर्म को मत लाइए, केवल धर्म की बात इसमें नहीं है कि यहूदियों के धर्म और इस्लाम के धर्म में लड़ाई नहीं। इस्लाम के धर्म का गलत इस्तेमाल सीरिया में हो रहा है, जहां पर इब्न तमैया के नाम पे, बताइए कितनी गंदी बात है, इब्न तमैया के नाम पे एचटीएस की फोर्सेस मुस्लिम महिलाओं को, शिया महिलाओं को, अलावाइट महिलाओं को सेक्स स्लेव बना रहे हैं। मैंने इजराइल के दुष्कर्म के बारे में बात की कि इजराइल में यहूदियों के यहां दुष्कर्म का एक पूरा, मतलब जो इजराइल में जायनिस्ट यहूदी हैं, जो एंटी जायनिस्ट हैं वो नहीं, उनके बारे में कल मैंने बताया था आपको, जो इजराइल के खिलाफ है कि राज्य क्यों बना, वो चाहते हैं फिलिस्तीनी राज आए इजराइल में, तो वो एक अलग। लेकिन जो जायनिस्ट हैं, जो जायनिस्ट जूज हैं, वो अपनी लड़कियों को 6 से 7 साल की उम्र से अब्यूज करना शुरू कर देते हैं और वो उसको धार्मिक रूप से सही मानते। पता नहीं क्या वियर्ड। यही मैं कह रहा हूं कि धर्म का आधुनिकीकरण नहीं होना चाहिए, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वही रहने चाहिए और उसका एक सही इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए। इसीलिए शाह वलीउल्लाह साहब ने इज्तिहाद की बात की थी, इसीलिए खुमैनी साहब ने, आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने इज्तिहाद की बात की, इसीलिए मुस्लिम ब्रदरहुड में भी जो भी हसन अल बन्ना थे उन्होंने इज्तिहाद की बात की। जितने भी मुस्लिम रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजीज है उन्होंने इज्तिहाद की बात की, और बाकी आइडियोलॉजीज है ही नहीं। जो एचटीएस लेके चल रहा है, आज मैंने जो वो वीडियो देखा, मैं वो वीडियो शायद करूंगा कल, जिसमें वो जिस तरह से अलावाइट और मुस्लिम शिया महिलाओं की बोली लगा रहे, ये जुलानी के लोग, और अभी ट्रंप उसको सैंक्शंस लिफ्ट करके उसके ऊपर आ रहा है। वेस्ट की हिपोक्रेसी देखिए, बोली लगाई जा रही है। क्या फर्क है जुलानी और नेतन्याहू में? कोई बताए हमको क्या फर्क है? और जहां जितने जुलानी के समर्थक अगर अंदर से भाग गए, यहां से निकल भागो, यहां से कोई जरूरत नहीं। आपको खबरें सुनाते हैं। ये देखिए जो जिस तरीके से आप देखिए, इजराइल के जो चैनल कैन है उनके एनालिस्ट रोहित शैरोन क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा जो सल्फेट ऑपरेशन हुआ है उसको जिसने किया है वो बहुत ज्यादा हाईली स्किल्ड है, उसको एक एक चीज पता है, बिल्कुल प्रोफेशनल जॉब थी। और उनसे पूछा गया कि क्या इसमें खासियत थी, तो उन्होंने कहा कि जो गोली चलाई उसने, कई राउंड गोली चलाई, कई लोग घायल हुए, एक उसमें महिला जो हथियारबंद सेटलर है मारी गई। उसने जो बुलेट्स की एम्प्टी केसिंग्स होती हैं, जो बुलेट्स के छर्रे गिरते हैं, या जो हम लोग उसको जो देसी भाषा में कहते हैं छर्रे, एक्चुअली जो बुलेट की केसिंग्स होती हैं वो गिरती हैं, वो तक उसने उठा ली। पहले ऐसा नहीं होता था, अब वो तक उसने उठा के उसने पूरे जो सो कॉल्ड क्राइम सीन जिसको कहते हैं, अगर उसको पुलिस की लैंग्वेज में यूज किया जाए, तो जहां तो उसने गोली चलाई उसको पूरा एरिया उसने साफ किया,
कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इजराइल के पास वो सिस्टम है फेशियल रिकग्निशन, फिंगरप्रिंटिंग। उसने एक एक वेस्ट बैंक, सोचिए 70 लाख फिलिस्तीनी है, 30 लाख वेस्ट बैंक में, 20 लाख गाजा में, उसके बाद 20 लाख इजराइल में, 70 लाख फिलिस्तीनियों की उसने फेशियल रिकग्निशन और हाथ की पूरी प्रिंटिंग की हुई है। लेकिन इसने कोई अपना हैंड प्रिंट नहीं छोड़ा, ये कभी हुआ ही नहीं है। ये लोन, इसका मतलब लोन वुल्फ, लोग यही कह रहे हैं कि लोन वुल्फ अटैक नहीं था, हमास ने किया है, क्योंकि हमास के फाइटर्स भी नहीं छोड़ते हैं। और उन्होंने इधर नई टैक्टिक्स अपनाई है 18 मार्च के बाद, जो दोबारा नेतन्याहू ने बम्बार्डमेंट शुरू किया, और 17 अप्रैल 2025 से जो हमास ने अपना काउंटर ऑपरेशन शुरू किया, उसमें भी हमास के फाइटर्स को ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कहां से आते कहां चले जाते। और उसमें एक और बात आपको बताएंगे, उसमें एक और खुलासा हुआ है कि हमास के लोग जिस नए तरह से लड़ रहे हैं। तो देखिए, ये जो सल्फित का जो पूरा एक लड़ाका था, अच्छा, इसने जो व्हीकल यूज की वो ऐसी व्हीकल थी उसकी तरीके की और उसी नंबर की कम से कम सैकड़ों व्हीकल है। अब आप बताओ, उसी नंबर की सैकड़ों व्हीकल्स, इजराइल माथा पच्ची कर रहा है कि यह हुआ क्या। उसको सैकड़ों व्हीकल्स मिली हैं, और केवल कुछ फिलिस्तीनी व्हीकल्स उसी नंबर की, कुछ इजरायली व्हीकल। और आप कहेंगे कि फिर उसी नंबर की इतनी सारी व्हीकल्स कैसे हो गई, तो ये इजराइल से पूछो ना, ये बात इजराइल से पूछो। बहुत बड़ा स्कैंडल इजराइल में हो गया कि ये कैसे संभव है कि उसके नंबर से मिलते हुए इजराइल के कम से कम 50 गाड़ियों के वही नंबर है। तो अब वो 50 जो गाड़ियों के मालिक है उनको बुलाया जा रहा है। फिलिस्तीनियों के भी कई नंबर इस तरह के सिमिलर निकले। वो ये लोग कह रहे हैं कि एक उसके पीछे कोई ना कोई चाल है, क्योंकि ज्यादातर फिलिस्तीनियों के जिनके नंबर एक ही हैं वो लोग है नहीं, मौजूद ही नहीं मौके पे। और जो गाजा में इतना खतरनाक नरसंहार हो रहा है उसके खिलाफ फिलिस्तीनियों ने फिर से आग लगानी शुरू कर दी है। कई वेस्ट बैंक के एरिया, आज पूरी इजराइल के चैनल 12 की ऑफिशियल रिपोर्ट आ गई। उन्होंने कहा कि बहुत ही खतरनाक बातें हो रही हैं। जो वेस्ट बैंक में जो इलाके हैं, गर्मी के मौसम का इस्तेमाल करके फिलिस्तीनी आग लगा रहे हैं। अभी तक ये था कि ऐसे लग गई वैसे लग गई, इजराइल समझ नहीं पा रहा था, और आज वो समझा। नेतन्याहू जो पागल हो रहा है, उसमें फिर से मैं कह रहा हूं आपसे एक बार कि वो जो डेस्परेट हो रहा है वो क्या है। उसको लग रहा है कि अमेरिका इंटरवीन करेगा और ट्रूस कराएगा और हमास से सीधे बातचीत होगी, इजराइल की कोई भूमिका नहीं रहेगी, और मेरी सरकार गिर जाएगी, उसके बाद मैं जेल में हूंगा। सीधी बात है। अभी इलेक्शन 1 साल दूर है, तो अगली बार मैं जीत जाऊं, बच जाऊं, ऐसा तो हो गई नहीं। और ये ट्रंप चढ़ा हुआ है। आज डीबी लाइव के इंटरव्यू में मैंने ये भी कहा था कि ट्रंप पर्सनल अपनी दुश्मनी याद रखता है। नरेंद्र मोदी जब सितंबर 2024 में गए थे तो उनको लग रहा था कमला हैरिस जीत जाएंगी, तो इनसे मिले नहीं। आज तक वो बदला निकाल रहा है, आज तक बदला निकाल रहा है। उसने कह दिया कि इंडिया तो जीरो टैरिफ्स करना चाहता है, अब मोदी की भद पिट गई। उसके बाद उसने कह दिया कि जो एप्पल है, एप्पल इंडिया में फैक्ट्रीज ना लगाए, फिर मोदी की भद पिट गई। हर तरह रोज सुबह उठ के जैसे ऐसे होता है कि जैसे मोदी को 2 थप्पड़ लगाने के लिए ही ट्रंप रोज सुबह उठता है। ये पूरी परिस्थिति हो गई। और नेतन्याहू के साथ भी वही हो रहा है, रोज 2 थप्पड़ वो नेतन्याहू को भी लगाता है। आज वो वहां बोल दिया कि नहीं गाजा में तो देखो बहुत लोग मर रहे हैं, भुखमरी से मर रहे हैं, और ये है। और वो पहले वो कहता था इजरायली होस्टेजेस को हम छुड़ाएंगे बस। अब वो कहता है कि बहुत सारे लोग भुखमरी से मर रहे हैं, हम इसमें देखिए कुछ ना कुछ करेंगे, बड़ी चीज करेंगे, बहुत खुशी की खबर गाजा में आने वाली है। अब ट्रंप की भाषा में ध्यान मत दीजिए, बट ट्रंप के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अरब देशों ने इस बार पहली बार उनकी लाख उनके गुनाह हैं, लेकिन उन्होंने पहली बार, और वो गुनाह माफी काबिल नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी तरह से प्रेशर डाला है। ये भी अमेरिका ने एक्सेप्ट किया है, अमेरिका के जो सोर्सेज हैं और अमरीश मिश्रा स्पीक्स के जो गुप्त सोर्सेज हैं उनसे भी हमें ये खबर मिली है। और इसीलिए देखिए, जो एक इजराइल बेतनू पार्टी है, लीबरमैन जिसके नेता हैं, उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने, अच्छा अब देखिए, उन्होंने कहा नेतन्याहू ने डिटरेंस खत्म कर दी। यानी जो एक इजराइल के पास एक ये था कि इजराइल पर हमला करोगे तो वो वापस हमला करेगा, यमन ने बार बार हमला करके, कल भी किया, मैंने बताया था आपको, और उसका बहुत नुकसान हुआ इजराइल को। बार बार यमन ने हमला करके इजराइल की जो डिटरेंस की पॉलिसी है वही खत्म कर दी। माने इजराइल, अब सोचिए आप, अमेरिका
जब यमन से हट गया है कि यमन से हम नहीं लड़ेंगे, इजराइल के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इजराइल गाजा में भी बमबारी करे, सीरिया, आज कहा इजरायली एयरफोर्स ऑफिसर ने हम गाजा में भी बमबारी करें, हम वहां पे लेबनान में भी करें, हम सीरिया में भी करें और हम फिर यमन पे भी करें। आज इजराइल ने कुछ प्लेन्स भेजे हैं यमन पे बमबारी के लिए, फिर कल यमन का जवाब आएगा। बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद है कई दिनों से, बीच बीच में फ्लाइट्स आती थी, अब तो कल के हमले के बाद से और बंद हो गया। कल इजरायली फेस्टिवल था जब यमन ने स्ट्राइक किया, लाखों लोग भागे। हमेशा होता था 5 लाख, इस बार 10 लाख, अगली बार 20 लाख होगा। पूरा टर्मोइल है इजराइल में, क्रांति जैसी। मतलब इजराइल अगर एक नॉर्मल स्टेट होता, आर्टिफिशियल स्टेट है ना, बिल्कुल आर्टिफिशियल, जबरदस्ती का बनाया हुआ, नॉर्मल अगर स्टेट होता तो अभी तक अपराइजिंग हो गई होती वहां। सारी परिस्थितियां वहां पर परिपक्व है। उसके बाद देखिए जो मारिव न्यूज़पेपर है, उसने कहा है कि हमास हैज सक्सीडेड इन कलेक्टिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एम्यूनेशन एंड वी हैव सीन अ चेंज इन द परफॉर्मेंस ऑफ हमास फाइटर्स इन द शुजैया नेबरहुड। यानी हमास ने बड़ी संख्या में असलहे जमा कर लिए और एम्यूनेशन भी, गोला बारूद भी, सिंपल भाषा में बताएं, असलहे गोला बारूद दोनों बड़ी संख्या में उसने असेंबल कर लिए और अपने पास जमा कर लिए। और जो हमने शुजैया में टैक्टिक्स देखी, अब शुजैया में क्या है कि जो 25 अप्रैल को घटना हुई थी उसका जो वीडियो आया है, हरे रंग का वीडियो है, वो मैं कोशिश करूंगा, पता नहीं यूट्यूब तो अलाउ करेगा नहीं, लेकिन मैं और जगह डालूंगा। वो जो वीडियो है उसमें एक नए तरीके से, पहले ये होता था कि हमास जो है वो ये इजरायली सोल्जर्स को लुभाता था कि वहाँ टनल है, देखो वहाँ पर हमास के लोग हैं, तो वो लोग वहाँ जाते थे और टनल में बम फिट होता था, फट जाता था। इस बार हमास ने एक नई टैक्टिक्स की है, वो इजरायली सोल्जर्स को मॉनिटर करता है, कोई 2-3 लोग मॉनिटर करते हैं और फिर कुछ खबरी इजराइल सोल्जर्स को बताते हैं कि यहाँ हमास के लोग हैं। अब वो खबरी कौन है? वो खबरी गलत निकलते, मतलब वो हमेशा इजरायलीज को गलत दिशा में ले जाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे खबरी हैं जो बहुत डिपेंडेबल हैं और जो गलत खबर देने के बाद या तो गायब हो जाते हैं और या फिर इजराइल उन पे अविश्वास नहीं कर सकता, उनके पास इतने सारे सीक्रेट्स हैं, उनको पब्लिकली कुछ कर नहीं सकता है। अब आप सोचिए ये हालत हो गई है और वो ये कह रहे हैं कि हमको क्या पता, हमको तो यही खबर थी, उसके बाद नहीं हुआ तो हमें क्या पता। ये स्थिति इजराइल की हो गई। तो ये मत सोचिए इजरायली अकेले हमारे, इजराइल मतलब इजराइल तो मार ही रहा है, लेकिन हमेशा याद रखिए हसन नसरल्लाह ने भी कहा था और बहुत सारे जो इस्लामिक रेजिस्टेंस के लोग हैं वो कहते हैं कि अगर वो हमको दर्द पहुंचा रहे हैं तो मत भूलो कि हम भी उनको दर्द पहुंचा रहे हैं और उतना ही दर्द पहुंचा रहे हैं, चाहे उसकी मात्रा, उसका तरीका अलग हो। उसके बाद आप देखिए कि जो सल्फित में, हाँ एक चीज और, वेस्ट बैंक में अल मुगैयर एक जगह है, वहां पर जो बहुत सारे जो सेटलर्स थे उन्होंने स्टॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन उनके इस पूरे हमले को विफल कर दिया गया। उसके बाद नाबलस में एक और जगह, यहां पर यह कोशिश हुई कि उसका जो वाटर सप्लाई है, मतलब फिलिस्तीनी गांव है वहां नाबलस में और इजरायली सेटलर्स है, तो इजरायली सेटलर्स का हमला हुआ फिलिस्तीनी गांव जो वहां पर हैं उनके वाटर सप्लाई पे, नाबलस में, वेस्ट बैंक में, और उसको वो लोग लेकिन उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। सारे जो लोग, ये सल्फित की घटना के रिएक्शन में सब हो रहा है। ये सल्फित में भी ब्रुकन, जहां पर ये घटना घटी, कल जो गोली मारी सेटलर को, पागल हो गए सेटलर्स, तो वो वाटर सप्लाई काटना चाहते हैं लेकिन वाटर सप्लाई काट नहीं पा रहे। इजराइल जो फिलिस्तीनी है वो लगातार विजिल के साथ वहां खड़े हैं, हर चीज का जवाब दे रहे हैं। आज घंटों लड़ाई चली, 3 जगह, सल्फित में चली, नाबलस में चली, तुलकरेम में चली, 3 जगह लगातार घंटों लड़ाई चली। और ये जनता के बीच की लड़ाई है, इसमें फाइटर्स नहीं, जो दोनों तरफ से, उधर आर्म्ड सेटलर्स, इधर आर्म्ड फिलिस्तीनी, अपना जो अपने घरेलू बम और उस तरह का, हमारे भाषा में घरेलू कट्टा कह लीजिए, कुछ भी, जो अपने उनके सेल्फ मेड, जो उनके छोटी मोटे गन्स है, स्मॉल आर्म्स, वो भी ये उनको लेके ये सारी चीजें हो रही हैं। उसके बाद देखिए जो मैंने आपको बताया कि जो रेस्क्यू टीम्स, जो कि गाजा में बम्बार्डमेंट हो रहा है लोगों को बचाने, रबल में भी कुछ लोग फंसे हैं, सबसे भयंकर बमबारी हुई है बहुत दिनों बाद, तो जो एम्बुलेंस क्रूज है उनको नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, तो वो पूरा गड्ढे खोद के वहां पहुंच रहे हैं।
तुरंत की तुरंत एक छोटी सुरंग बना के वहां पहुंच रहे हैं। अब ये ऐसी चीजें हैं जो आप सोच नहीं सकते, जिसका तसव्वुर नहीं कर सकते, लॉजिक से वो परे हैं। आप इंसान को ताकत कैसे आ जाती है कि वो 4 घंटे में सुरंग खोद दे और कुछ लोगों को बचा ले जिंदा? तो ये तो ऊपर वाला ही कर सकता है, मतलब उनके अंदर ऐसी ताकत पैदा कर सकता है कोई। हम ये नहीं कह रहे हैं चमत्कार या उस तरह की कोई अंधविश्वास वाली बातें नहीं है, ये बातें हैं साइंटिफिक। लेकिन अब क्या है कि उस समय ऐसी एनर्जी भर देता, अब उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वो इंसानी जज्बा, वो एनर्जी जो आ जाती है आदमी के अंदर कि वो अपने जो भी उसके पास थोड़ा बहुत है, जो भी बच गया, वहाँ कुछ ज़्यादा नहीं है, जो भी फावड़ा है कुछ भी, उससे वो लोग खोद खोद के सुरंग खोद खोद के वहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने कई लोगों को बचाया है। नहीं तो ये 250 जो मारे गए, इनकी संख्या 500 होती। ये पूरी देखिए सिचुएशन है, बहुत ही दर्दनाक एक सीन्स आए हैं और एक के बाद एक। अब परिवार देखिए, अल गंधौर फैमिली खत्म, ततारी फैमिली खत्म, अल जैनती फैमिली खत्म, सुल्तान फैमिली खत्म, तहा ये सब जबलिया और खान यूनिस में, साले फैमिली खत्म, अल हसानी फैमिली खत्म। या आपको बस मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। खलीली फैमिली खत्म, अबू रुकबा फैमिली खत्म, अल किलानी फैमिली खत्म, एक के बाद एक, कहीं कोई रुकावट ही नहीं आ रही है। इस तरीके की जो ये है, मतलब पूरे गाजा को कब्रगाह में इन लोगों ने बदला है। लेकिन उसका जो जवाब हमास देगा, और हमास ने जो तैयारी की है वो आप विश्वास नहीं करेंगे अब आगे क्या होगा। क्योंकि ये देखिए कई बार हो चुका है, इस तरह की किलिंग शुरू में हुई थी 7 अक्टूबर के बाद। फिर हमास ने 7 अक्टूबर के बाद नवंबर, जब इजरायली ग्राउंड फोर्सेस आई तो कहीं 10 मारे, कहीं 14 मारे। आपको याद होगा वो जो दौर था नवंबर दिसंबर 2023 का, शुजैया में मारे 10, कहीं खान यूनिस में 10, कहीं इस तरीके से। तो वो पूरी जो स्थिति है वो फिर से वही पूरी लॉटरी। हमास बड़ा ऑफेंसिव लॉन्च करने जा रहा है। और ये जो मैं बता रहा था आपको, जो जहाँ पर पानी के इन लोगों ने सिस्टम काटने की कोशिश की, ये हिब्रॉन में भी इन्होंने कोशिश की, वहाँ भी ऐसे ही हुआ और वहाँ पर भी इनकी सारी कोशिशों को विफल कर दिया गया। उसके बाद देखिए जो एक बड़ी खबर है कि ट्रंप ने कहा कि हमने जो न्यूक्लियर डील है वो हमने ईरान तक पहुंचा दी, अब ईरान को रिस्पॉन्ड करना है, और अगर ईरान जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो कुछ बुरी चीज़ हो सकती है। अब इस तरह की बातें का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए एक दूसरा व्यू भी आ गया है कि जो डिटरेंस ईरान ने स्थापित किए, जो डिटरेंस यानी जो कि तुम हम पे हमला कर ही नहीं सकते, ये जो माहौल ईरान ने बनाया है, इसमें जो पहले देखिए 1981 में इराक पे के न्यूक्लियर रिएक्टर पे सीधे इजराइल ने स्ट्राइक कर दिया था अमेरिका की मदद से। 2007 में सीरिया के न्यूक्लियर रिएक्टर को स्ट्राइक कर दिया। ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर को क्यों नहीं स्ट्राइक कर रहे हैं बार बार कहते हुए भी? क्योंकि वहां डिटरेंस है, वहां पर उनको ये नहीं पता है कि वो एक्चुअली बन गया है। क्योंकि अगर बन गया है और ये इन्होंने स्ट्राइक किया तो इनको नहीं पता, तो फिर जिस जगह इन्होंने स्ट्राइक किया वो तो वहां पर नहीं बना है फिर, और उसके बाद ईरान दोबारा जब जवाब देगा तो क्या होगा? और अगर उसी जगह है तो ये भी खबर है कि ईरान ने इतनी कैपेबिलिटी अपनी डेवलप कर ली है कि वो तुरंत, अगर उसकी अभी जो दिखाई पड़ रहा है कि यहां पर है, अगर वहां पर इजरायली अमेरिकन स्ट्राइक होती है और कुछ नुकसान भी ईरान को होता है, तो वो विद इन मंथ्स 3 से 4 महीने में वो फिर से रीस्टार्ट कर देगी अपना प्रोग्राम। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको ले, और ये बहुत हाई कॉस्ट होगा। अमेरिका जिस लाइन पे चल रहा है वो चाहता है सऊदी अरेबिया और इन लोगों को सही रखे, और सऊदी अरेबिया की मजबूरी है ईरान के साथ देना, मैं आपको बता चुका हूं। वो देख रहा है इस चीज को, अमेरिका से उसकी जितनी भी डील हो जाए उसको ट्रस्ट नहीं है। ये न्यू ग्लोबल रियलिटी है, उसको पता है चाइना और रशिया को भी हमको बैलेंस करके चलना है, तो ईरान के साथ तो हम कोई ऐसी चीज मोल नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए सऊदी अरेबिया को भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। इराक के समय आपको याद होगा सऊदी अरेबिया, कुवैत, सभी लोगों का सपोर्ट मिला था अमेरिका को, और इस बार उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये जो पूरी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को जो नए सिरे से देखा जाएगा। और ईरान ने धमकी दे दी है, उन्होंने कहा है कि अभी ये जो न्यूक्लियर डील अमेरिका दे रहा है इसको हम पढ़ेंगे, जवाब देंगे, लेकिन कोई ये ना समझे कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ेगा। ये देखिए आज का प्रसारण, कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।